नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाता है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की। तो बात कर रहे हैं एनार्की इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रोटेस्ट, फार्मर्स शुड एक्सेप्ट लॉ सस्पेंशन एंड गो होम। तो जो अराजकता फैलाई जाती है प्रोटेस्ट के नाम पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और फार्मर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोविज़न दे रही है कि हम जो है अगले आने वाले 1.5 साल के लिए इस लॉ को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसको मान लेना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि कुछ सेक्शन ऐसा था प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का कि जिन्होंने जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दिल्ली पुलिस और जो एजिटेशन के जो लीडर थे उनके बीच में, उस एग्रीमेंट को ही तोड़कर दिल्ली के अंदर चले गए प्रोटेस्ट करते करते, और काफ़ी ज़्यादा हंगामा वहाँ पर खड़ा किया, वायलेंस क्रिएट किया, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई नेशनल कैपिटल के अंदर, और रेड फोर्ट तक चले गए। वहाँ वहाँ जाकर उन्होंने अपनी जो है एजिटेशन जो है करनी शुरू कर दी, और बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुँचे अपने ट्रैक्टर लेकर, और इतना पोटेंशियल इनके पास था कि तोड़ फोड़ मचा सकते थे, सिचुएशन को ख़राब कर सकते थे। और अभी उनका जो बिहेवियर देखने को मिला बहुत ही ख़राब बिहेवियर था। ये जो एलिमेंट था प्रोटेस्ट का, इसको अलाउ कर दिया गया। ओके, सो ऐसा लग रहा था कि इनको अलाउ कर दिया कि आप जो मर्जी करो अंदर आकर। देश की जो एक यहाँ पर प्रभु सत्ता थी, ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पर ख़राब की गई। और जैसे यहाँ पर रिलीजियस फ्लैग को रेड फोर्ट में लहराया गया, ओके, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है हमारी नेशनल सॉवरेनिटी का। वहाँ हर साल 15 अगस्त को जो है हम अपना नेशनल फ्लैग जो है वो चढ़ाते हैं। हालांकि नेशनल फ्लैग को वहाँ पर कोई हानि नहीं पहुँचाई गई, लेकिन फिर भी जो रिलीजियस फ्लैग वहाँ पर लगाना, ठीक है, तो उसके ऊपर यह बात कर रहे हैं कि इमेज जो है ख़राब हुई है देश की। और ऑथर बात कर रहे हैं कि सरकार को, अभी जो सरकार ने स्टैंड लिया है कि आने वाले 1.5 साल के लिए हम लॉस को सस्पेंड कर देंगे, तो उसी स्टैंड के ऊपर खड़े रहना है सरकार को। और जो एजिटेटर्स है इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस ऑफर को, अपनी लाठियाँ उठानी चाहिए और घर चले जाना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑफर दिया है किसानों को कि जो लॉज हैं इनको क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस करने के लिए तैयार है। सरकार जो है क्लॉज बाय क्लॉज इनको डिस्कस करने के लिए तैयार है, और कोई भी इसके अलावा भी फार्मर्स का कंसर्न है उसको भी जो है यहाँ पर देखेगी। ये जो 18 महीने होंगे जिसके तहत तो जो इन लॉज को सस्पेंड रखा जाएगा, तो इस समय काल में इन लॉज के अलावा जिस तरीके के भी कंसर्न फार्मर्स की होगी उनको भी डिस्कस करेगी। तो ये एक तरह का अच्छा कंसेशन है फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं जो ये पीरियड होगा 18 महीनों का, जब ये लॉ सस्पेंड रहेंगे, तो इस पीरियड को यूज़ किया जा सकता है नेगोशिएट करने के लिए। ओके, एक म्यूचुअली एग्रीबल लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो जाए किसानों और सरकार के बीच में। और साथ ही साथ जो अभी का प्रेजेंट रजीम चल रहा है कि ग्रेन प्रोडक्शन जो निकल कर आ रही है पंजाब हरियाणा में से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ओके, जिसकी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा निकल कर आ रही है। और इसके ऊपर जो चीज़ें दाव पर लगी हैं, सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा जो ग्राउंड वाटर है और सॉइल हेल्थ है, और इसके अलावा जो सब्सिडी सरकार देती है, ओके, जो टैक्स का पैसा यहाँ पर जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी एक्सेस में लग रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम वहाँ से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियस फार्मर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, तो यहाँ पर उनको चाहिए कि वो ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें जिनकी शॉर्टेज है भारत में। जैसे ऑयल सीड्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं, तो इन फसलों की शॉर्टेज है, तो इनको उगाएं, इनको प्रोड्यूस करें। और गवर्नमेंट को भी यहाँ पर टाइम है कि वो जो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेंगे, तो करें वो। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज चाहिए, जहाँ पर कि किसान अपनी फसल को स्टोर कर सके। अगर वो नहीं बिक पा रही है अभी, तो वहाँ पर स्टोरेज रहेगी, तो अच्छे से वो आने वाले फ्यूचर में वो जहाँ पर भी सही दाम मिले उस समय बेच सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिंकिंग फार्मर्स जो है उनको ऐसी मार्केट प्रोवाइड करो जहाँ पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स के लिए है। और जब फार्मर्स की जब इनकम बढ़ेगी और जो खर्चा जब कम होगा, तो फिर जो क्रॉपिंग सीजन के बाद में वो दोबारा से
क्वांटिटी बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जब इसकी एब्सेंस रहेगी तो फार्मर्स जो है ऐसा फील नहीं करेंगे कि जैसा अभी उनके पास अभी की जो सिचुएशन है। तो फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है उनको पता चल जाएगा कि हाँ भी हमारे पास कुछ बचत हो रही है, एक्स्ट्रा जो हमें जो है इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो जो लीडर्स हैं फार्म यूनियंस के, जहाँ फिर ऑपोजिशन के, तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कि तोड़ फोड़ मचाई है। ओके, तो माइनॉरिटी को एज ए यूज़ किया है कि कैसे जो है एक्ट करें आकर, ओके, कैसे अराजकता फैलाएं और किस तरीके से यहाँ पर जो है सिटीजन्स की यहाँ पर हॉस्टिलिटी यहाँ पर उसको अराउज किया गया है। कहने का मतलब कि बहुत ख़राब सिचुएशन बना दी गई रिपब्लिक डे के दिन भारत में, ख़ासतौर पे नेशनल कैपिटल में। तो इसकी निंदा कर रहे हैं ऑथर। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं इंडो बांग्लादेश टाइज के बारे में कि कैसे वो अभी मजबूत होते जा रहे हैं। तो एक उदाहरण इसकी दी जा रही है। रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश ने अपना एक ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट जो था वो भी भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया। तो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है ये बायलैटरल रिलेशनशिप के मामले में, और भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके संदर्भ में मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया जा रहा है। बांग्लादेश ने पार्टिसिपेशन की परेड में और प्रेफर किया इंडियंस को। हालांकि दूसरी ओर से चाइना की ओर से भी इनको काफ़ी प्रपोजल इनको मिलते रहे कि आपकी हम मदद करेंगे कोविड वैक्सीन के मामले में, उसकी टेस्टिंग के मामले में। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दरकिनार करते हुए भारत का साथ देना सबसे अच्छा समझा, और जिसकी वजह से जो हमारे बायलैटरल टाइज हैं और मजबूत हो गए बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर, और इससे और आसानी होगी भारत के लिए कि जो उसकी पॉलिसी है, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इसको और मजबूती मिलेगी और जो बायलैटरल टाइज हैं इंडिया बांग्लादेश के और मजबूत हो जाएंगे। तो ये बात करें कि कितना यहाँ पर हमने संघर्ष इसके मामले में किया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में टाइज हमारे शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे जब 1971 में लिबरेशन वॉर शुरू हो गई थी ईस्टर्न पाकिस्तान में, जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं। और भारत का बहुत अहम रोल था, भारत की बहुत अहम सपोर्ट थी इस बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने में पूरे वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पर एक बांग्लादेश नाम का कंट्री है। तो अभी पिछले जो साल गुजरे हैं तो उसमें भी जो है बायलैटरल टाइज में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिली, काफ़ी जो है अप्रिसिएशन हुई है दोनों ओर से, और मजबूती जो है, और जो है यहाँ पर आने वाले समय में जितने भी तरह के स्पेशल सर्कमस्टांसेस आए हैं तो उस हिसाब से हमने अच्छे से अपने बायलैटरल रिलेशंस को ग्रो किया है। और आगे बात कर रहे हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में और समय के साथ साथ जो है अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है, कॉपरेशन हुई है, और ये बढ़ती गई आगे आने वाले समय में। और अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा मुल्क नहीं है जो हमारी भारत की सक्सेस स्टोरी है। अगर भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बहुत सारे नेबर हैं जो हमारे अच्छे खासे मित्र हैं, तो अकेला बांग्लादेश ही नहीं है इस कैटेगरी में। तो जैसे बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने कोविड वैक्सीन की सप्लाई करनी थी एज ए गिफ्ट और एज ए ग्रांट असिस्टेंस हमने प्रोवाइड करनी थी अपने नेबरहुड की जो कंट्रीज थी उनको। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड नहीं थी कि हमने 2 मिलियन डोजेस देनी है वैक्सीन की सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इस रीजन में जहाँ पर हमने ये हेल्प की है, जैसे भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स, म्यांमार, मॉरिशस, सेचेलिस। तो इनको भी इसका फ़ायदा जो है पहुँचाया गया है कोविड वैक्सीन का। और आगे बात कर रहे हैं न्यू दिल्ली और ढाका की जो रिलेशनशिप है ये और जो है रोबस्ट हुई है और बढ़िया हुई है, और इस रिलेशनशिप ने जो बाकी के देश है भारत के जो रीजन में जो और फ्रेंडली कंट्रीज है उसको नहीं रोका है कि आप उनसे जो है आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो एक और हमारी ढाका के साथ भी रिलेशनशिप मजबूत होती गई, और दूसरी ओर जो बाकी कंट्रीज थे इस रीजन में वहाँ पर भी हमने अच्छा खासा जो है जो बायलैटरल फ्रेंडशिप थी उसको और मजबूत किया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे। और अगर बात करें न्यू दिल्ली की रिलेशनशिप इस रीजन में, तो यहाँ पर बात करें हमें उन कंट्रीज़ को नहीं भूलना चाहिए जिनका साइज़ जो है कम है या छोटा है। हमें ये चीज़ नहीं ध्यान रखनी चाहिए कौन सी एजेंसी वहाँ पर काम कर रही है, कैसे उनके एंगेजमेंट भारत के साथ हो रहे हैं, कौन सी एजेंसी के थ्रू हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें
एक साइड पे रखना होगा। ओके, तो जैसे हमें इस रीजन की बात करें तो भारत और चाइना दो ही मेजर पावर हैं, तो बाकी मोस्टली छोटे छोटे देश हैं। तो इसके चलते जो है बायलैटरल रिलेशनशिप जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से होनी चाहिए इन छोटे छोटे देशों के साथ भी। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाहती हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके की कंसेशन मिले किसी ना किसी तरीके से। अगर इंडिया से मिल जाती है तो इंडिया से ये कंसेशन ले लेते हैं किसी भी मामले में, अगर चाइना से मिलती है तो चाइना की ओर चले जाते हैं। तो भारत को इनको उसी हिसाब से टैकल करना होगा कि ये मेरे ही दोस्त रहें, जैसे बांग्लादेश कर रहा है। तो बांग्लादेश को काफ़ी ऑफर्स भी चाइना की ओर से आए, लेकिन उसने सबको ठुकराकर जो है इंडिया का साथ देना ही सही समझा। तो उसका सबसे मेजर रीज़न भी यही है कि बांग्लादेश जो है चारों ओर से भारत के साथ ही टच करता है, उसकी जितनी भी लैंड बाउंड्री है। तो और भी बहुत सारे देश हैं जिनका बाउंड्री भारत के साथ भी है, जिनका बाउंड्री चाइना के साथ भी है। तो ऐसे ही जो है रॉबस्ट रिलेशनशिप्स जो है डेवलप होती हैं, इसको टाइम लगता है और साथ ही साथ हमें काम भी करना पड़ता है अगर अच्छे से अपनी जो रिलेशनशिप है उसको और मजबूत करना है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है स्टार्टअप्स की, कि स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर एक गाबा मोमेंट की ज़रूरत है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत की क्रिकेट टीम ने एक टेस्ट सीरीज जीती है। तो ये जनवरी 19 की बात बता रहे हैं कि इंडियन की स्टार्टअप क्रिकेट टीम, मतलब कि काफ़ी नए चेहरे थे उसमें, कोई स्टार प्लेयर या स्टार बैट्समैन वहाँ पर नहीं था, फिर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया एट गाबा और जो था टेस्ट सीरीज था उसको जीत लिया। और इससे ये चीज़ पता चली मोस्टली जो भी बंदे वहाँ पर जो भी प्लेयर थे फ्रेशर थे और उनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, कोई ना ही उनकी टीम में पोजीशन थी कि जो उनकी ख़त्म हो जाएगी अगर वो हार जाते हैं। तो बिल्कुल नए थे, तो सिर्फ उनके पास जो मौका था सिर्फ और सिर्फ गेन करने का था, तो वही उन्होंने अपने मौके का फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ते गए और जो एक्सपेक्टेशंस थी ओके उसके हिसाब से यहाँ पर आगे चलते गए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है स्टार्टअप्स के मामले में। स्टार्टअप्स कहने का मतलब है अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो पहले से ही उस बिजनेस के रिगार्डिंग बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर होंगे जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना नया बिजनेस शुरू करना है तो आपको उन बड़े प्लेयर्स को टक्कर देनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं क्रिटिकल होते हैं, लेकिन इनकी जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज होती है वहाँ पर कदर होती है। तो अगर हमने compete करना है पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, अगर अपना सर्वाइवल आगे रखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नई चीज़ ढूंढ कर लेकर आनी होगी उसी बिजनेस में। आपको इनोवेशन करना होगा किसी ना किसी तरीके से, जहाँ जो कि आप कंज्यूमर को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ अपना टॉपिक अपने बिजनेस के बारे में, और एक ऐसा जरिया ढूंढें जिससे इनोवेशन नज़र आए कि हाँ भी आपका जो बिजनेस प्लान है उसमें और जो पहले से एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है उसका जो बिजनेस प्लान है उसमें ये फ़र्क है। तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे। आपको इस प्रोसेस में सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ओके, और जो कि सोसाइटी की जितनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि जो स्टार्टअप्स का सेक्टर होता है ये एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स जो है क्रिएट होती हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा निकल कर आता है। और आगे एक स्टडी की बात कर रहे हैं कि 2010 की एक स्टडी है यूएस में हुई है, उसी के बेस के हिसाब से यहाँ पर बात करें। डाटा आया 1977 का और उसमें कहा गया एक कॉफमैन फाउंडेशन एक संस्था है जिसने पता लगाया कि जो नेट जॉब ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप से ही निकल कर आती है। और अगर बात करें भारत की जिसको अभी हर साल कम से कम 10 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए स्टार्टअप्स जो ऐसे हैं कि जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया कि आपको यही चीज़ करनी है, तो ये इसी की तरह है, आपको स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस करना होगा और तभी जो है जॉब बड़े पैमाने पर क्रिएट कर सकते हैं। और आगे बात करें जो अभी तक के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर काम किए गए जो मेजर्स अपनाए गए हैं कि कैसे स्टार्टअप को आगे प्रोपेल किया जाए, तो इसके चलते भारत जो है टॉप 3 नेशंस में आ चुका है कि अच्छे खासे स्टार्टअप्स जो है यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और अभी की जो प्रोजेक्शन जो एस्टीमेट निकल कर आ रही है वो उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि भारत के पास 60,000 के आसपास जो है स्टार्टअप्स होंगे और 100 के आसपास जो यूनिकॉर्न होंगे 2025 तक में, जो बड़े प्लेयर जो एस्टेब्लिश हो चुके होंगे, तो वो 2025 तक इतनी गिनती उनकी हो जाएगी। तो आगे बात कर रहे हैं कि ये जो फेथ है स्टार्टअप्स में ये और प्रमाणित हो गया जब कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा,
बहुत सारी मुसीबतें आ गई देश के ऊपर। तो 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं कि इंडिया उस समय हर एक चीज़ इंपोर्ट कर रहा था कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए। जैसे वेंटिलेटर्स हो गए, या हाई फ्लो नेसल कैनुला हो गए, ओके, जो ये मशीन्स होती हैं। इसके अलावा जो टेस्ट किट्स होती है, मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गए। तो 6 महीने पहले हम इनको इंपोर्ट कर रहे थे। अभी की क्या सिचुएशन है, अब हम इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पर अदा किया है, और स्टार्टअप्स ने अपने आप को साबित कर दिया है। तो यहाँ पर 11 यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं जो कि पैंडमिक के दौरान एमर्ज हुए लास्ट 12 महीनों में। और 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑलरेडी जो है डिलीवर जो है कर चुके हैं। और अभी का जो करंट टोटल है वो 37 है। और 2019 से अभी 33% की जो ग्रोथ जो है हमारे स्टार्टअप्स में इसकी बढ़ने की देखी गई है। और स्टार्टअप जो है आत्मनिर्भर भारत का जो यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाले समय में बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये आशा लगाई जा रही है। इसके अलावा बात करें जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी तरह की इनोवेशन दिखाई है, सोल्यूशंस निकाले हैं अलग अलग मायनों में, अलग अलग प्रॉब्लम्स के। तो जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं तो वो भी जो है ऑलरेडी जो है इनोवेटिव सोल्यूशंस निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जिस तरह के भी चैलेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या क्लीन टेक हो गया। तो ये बहुत ही क्रिटिकल होगा कि हम अगर इंश्योर करें कि बेस्ट और ब्राइटेस्ट कौन है भारत में स्टार्टअप के मामले में, और थ्रू आउट द वर्ल्ड में अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये यहाँ पर ढूंढना बहुत क्रिटिकल है। तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो सपने हैं उनको भारत में लेकर आएँ। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ और जो पॉलिसी मेजर्स हमें यहाँ पर अपनाने होंगे ऑलरेडी, जिसको हम रोल आउट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसमें और सही करना होगा कि बाहर की जो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स कंपनीज है वो भी भारत में आए, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो भारत की ही तरक्की होगी इसमें। तो इसमें आगे बात कर रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक कैपिटल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि भारत के लेवल पर ही हमें इतना पैसा चाहिए कि स्टार्टअप्स को हम फंड कर सके, उसको आगे प्रमोट कर सके। और साथ ही साथ जो फॉरेन कैपिटल आएगा स्टार्टअप्स के लिए उनको भी इनकरेज करना है, और उनके लिए उनको इनकरेज करने के हमें अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। तो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स पैरिटी जो है, ठीक है, उसके बारे में बात करें जो विद लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज है भारत के स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस हिसाब से हमें क्या चेंज करने होंगे, बदलाव करने होंगे। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान रूल्स हैं उसमें हमें बदलाव करने होंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक और फॉरेन वेंचर कैपिटल इतने बड़ी जो कंपनीज होंगी, तो उनको यहाँ पर हमने इंसेंटिव हमें देने होंगे कि वो जो है अपने आप को रजिस्टर करे सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। और हमें नए तरह के रिफॉर्म्स भी लेकर आने होंगे आरबीआई में, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उनके जो रूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, उनको भी अभी जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसमें भी रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि भारत को सीखना होगा अपनी ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है देश की, उसी से, और उनको आगे सक्सीड करना, आगे लेकर जाना है, और उनके हिसाब से आगे अपने आप को खड़ा करना है, और एक ग्लोबल नेक्स्ट प्रैक्टिसेस बनाना है। जो हमारी ही प्रैक्टिसेस है उनको आगे प्रमोट करना है। और इसके लिए हमें जो है बहुत बढ़िया तरीके से हमें अपने इस एरिया को जो है कार्व आउट करना है, बनाना है। और जहाँ जहाँ पर भी रेगुलेशन की ज़रूरत है दूसरों के लिए, वहाँ पर रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर करना है। और जो अगर बात करें इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जब गवर्नमेंट ने इसका पोटेंशियल रियलाइज़ किया था तब उस समय कहा गया कि ये $100 मिलियन का यहाँ पर इसका पोटेंशियल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भारत में। तो अगर बात करें यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुई इंडस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम जो थी लागू की गई भारत सरकार की ओर से। तो इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो थी उसका सोल्यूशन निकल कर आ गया। जैसे टेलीकॉम बैंडविड्थ की बात करें, या फिर वर्चुअल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, जहाँ पर इंडस्ट्री जो है अपना आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खुद खड़ा करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी किसी तरह का बर्डन नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास कैंपसेस जो है अभी बन चुके हैं। तो जब भी कोई ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है तो वहाँ पर मोस्टली जितनी इंडस्ट्री होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है और अपना जो प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं जब कोई भी इलाका जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील किया जाता है भारत सरकार की ओर से। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया, इससे विश्वास में और उछाल देखने को मिली, और इंडस्ट्री ने अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो अच्छा खासा डिविडेंड, अच्छा खासा पैसा कमाया। सो इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में।
शॉर्ट फॉर्म में इसको TCS के नाम से जानते हैं। काफ़ी मशहूर ये कंसल्टेंसी सर्विसेज की इंडस्ट्री है भारत में। तो ये अभी 30 सालों के अंदर अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है। इसके ऑफिसेज पूरे ग्लोब में आपको देखने को मिले। भारत की ये कंपनी है और अभी इसका जो वर्थ है वो $200 बिलियन का है और इसमें से 25% जो है वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, ठीक है, उसमें जाता है। और 15 मिलियन जो है लोग इनको ये एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक भारत का न्यू इंडिया का अच्छा खासा ये ब्रांड जो है बन चुका है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है ये। तो अभी ये समय है कि हमें जो है ऑफिस के पिछले बेंच पर बैठने से अच्छा है कि हम अभी फ्रंट पर आएँ, पूरे दुनिया को अपने आप के बारे में दिखाएं कि हमारे पास क्या इनोवेशन है, स्टार्टअप्स में क्या सॉल्यूशंस हैं, उसको आगे लेकर आएं, दुनिया को बताएं। तो यहाँ पर जो है स्टार्टअप जो है एक जो है की होते हैं। अगर किसी भी ऑफिस का दरवाज़ा हो तो ये स्टार्टअप्स उसकी चाबी है। स्टार्टअप्स अच्छे से डेवलप हो गए तो ऑफिस बढ़ते जाएंगे और तरक्की होती जाएगी। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल। बेसिकली यहाँ पर स्टार्टअप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, उनको कैसे और रेगुलेट करें, जिस तरह के भी रिफॉर्म्स यहाँ पर की ज़रूरत है उसको कैसे लेकर आएँ, कौन कौन से सेक्टर में रिफॉर्म लाने हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ आए हैं। तो अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।